हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। तो इस पीरियड में स्कूल कॉलेज वगैरह सब कुछ बंद है। इस परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम वीडियोस की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज में हम जो चैप्टर लेंगे क्लास 12 का, उस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। इस वीडियो में सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन आएगी, लेकिन मैट्रिक्स की डेफिनेशन से पहले एक वर्ड आता है जिसका नाम है एरे। तो इस एरे को थोड़ा सा प्रॉपर्ली समझ लेते हैं हम, क्योंकि ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि एरे का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर एरे का मतलब समझ लेते हैं। एन एरे इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू रोज एंड कॉलम्स। अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को अगर हम रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं तो उस ऑर्डर को या उस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे एरे। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि ईच रो हैज़ सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी हर रो में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम वो सेम रहेंगे। ईच कॉलम हैज़ सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और हर कॉलम में जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सेम रहेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करो हमारे पास 8 डॉट्स हैं, 8 डॉट्स। तो इन 8 डॉट्स को हमें अरेंज करना है। तो पहला क्रम तो हमारे पास यही है, यानी इन 8 डॉट्स को हमने एक रो में कन्वर्ट कर रखा है। तो अगर इन डॉट्स को हम D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 और D8 इस तरह से अगर हम नाम दे देते हैं तो इन डॉट्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट का जो तरीका होगा उसको हम एरे कहेंगे। आगे समझ लेते हैं इसको। अगर हम इन डॉट्स को इस तरह से अरेंज करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो टर्म्स होती हैं इनको हम रोज कहेंगे, और इस तरह से जो वर्टिकल लाइंस हमें दिख रही हैं इस अरेंजमेंट को कहेंगे हम कॉलम्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें ये पहली वाली ये रो है R1 है, ये R2 है, ये R3 है और इस तरह से R4। तो इनको हम नाम भी दे सकते हैं R1, R2, R3, R4। अगर इन्हें इस तरह से देखते हैं तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो इसको अगर हम C1 और इसको हम C2 नाम दे देते हैं तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा उसको बोलते हैं हम एरे। अब बात करते हैं इन दोनों पॉइंट्स की। इसमें लिख रहा है कि ईच रो हैज़ सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी हर रो में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सेम होंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि R1 रो में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो 2 हैं, R2 में भी 2 हैं, R3 में भी 2 हैं और R4 में भी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ईच कॉलम हैज़ सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी हर कॉलम में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सेम होंगे। अगर हम फर्स्ट वाले कॉलम की बात करते हैं तो इस फर्स्ट वाले कॉलम में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं तो 4 है। C2 कॉलम में भी देखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो 4 हैं, यानी हर कॉलम में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेम होंगे, हर रो में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेम होंगे। आइए चैप्टर शुरू कर लेते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे। डेफिनेशन में दे रखा है अ सेट ऑफ mn नंबर्स, सेट ऑफ mn नंबर्स। यहाँ पर mn को हम थोड़ा सा आगे डिटेल में समझेंगे। अ सेट ऑफ mn नंबर्स रियल और इमेजिनरी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे, यानी हमें उनको अरेंज करना है और अरेंज करने का तरीका रहेगा रेक्टेंगुलर एरे, यानी जो अरेंजमेंट होगा वो रेक्टेंगुलर शेप में होगा। इसके अलावा रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स। यहाँ पर m किसको बिलोंग कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को, और n बिलोंग करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स को। इज कॉल्ड m/n मैट्रिक्स, यानी इसको जो पढ़ने का तरीका होगा, प्रोनाउंसिएशन का जो तरीका होगा वो होगा रीडिंग एज m/n, यानी इसको हम रीड करेंगे तो वो m/n से रीड करेंगे। इसको दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। अ सेट ऑफ mn नंबर्स, इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। अ सेट ऑफ mn नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड m/n मैट्रिक्स। ये इसकी डेफिनेशन है। और यहाँ पर हम आगे देखते हैं अ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई, किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसमें हमने ए से डिनोट किया गया है। तो किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है A इक्वल्स टू
इसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। इस स्क्वायर ब्रैकेट में AIJ लिखेंगे और MYN लिखा जाएगा इसके बाहर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि AIJ ये किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट है और AIJ किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को बिलोंग करता है, जहाँ पर MYN जो होगा वो इसका ऑर्डर कहलाएगा, यानी M नंबर ऑफ रोज और N नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको थोड़ा सा और आगे डिटेल में देख लेते हैं। अगर इसी मैट्रिक्स से हमें कोई पार्टिकुलर मैट्रिक्स बनाना है, ये इसकी जनरल फॉर्म है। अगर हमें पार्टिकुलर मैट्रिक्स बनाना है तो यह हम AIJ को हम किसी पार्टिकुलर एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर I और J ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स होंगे। इन नेचुरल नंबर्स को हम आगे पुट करते जाएंगे और जिस ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स बनाना होता है उस ऑर्डर के हिसाब से इसको हम मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने एक मैट्रिक्स बना रखा है और इस मैट्रिक्स में A11, A12, A13 डॉट 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 इस तरह से A1N, A21, A22, A23 डॉट 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 A2N, AM1, AM2, AM3 डॉट 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 AMN। इनका मतलब क्या है? अगर हम इस एलिमेंट की बात करते हैं, ये जो A1, A11, A12, A13 ये सब के सब इसमें एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। उसके अलावा अगर हम इस वाले एलिमेंट की बात करते हैं तो A11 का मतलब हुआ यहाँ पर कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। बात करते हैं इसकी A12, यहाँ पर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, यानी ये जो एलिमेंट A12 है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। बात करते हैं इसकी A23, इसका मतलब ये है ये सेकंड रो का एलिमेंट है और थर्ड कॉलम को बिलोंग कर रहा है, यानी A23 का मतलब हुआ कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम का ये एलिमेंट है। अब बात करते हैं इसकी AMN, यानी ये जो मैट्रिक्स हमने जो प्रिपेयर किया है इसमें नंबर ऑफ रोज वो दे रखी हैं M, यानी यहाँ हम देख लेते हैं ये mth रो है, mth रो का ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये mth रो का सेकंड एलिमेंट है, ये mth रो का थर्ड एलिमेंट है और इस तरह से नंबर ऑफ कॉलम्स हमने जो लिए थे वो n कॉलम्स लिए थे। तो इस वजह से ये जो एलिमेंट बिलोंग करेगा वो mnth होगा, यानी mth रो और nth कॉलम का ये एलिमेंट है। तो यहाँ थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हियर A11, A12, A13 ये सब के सब एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के। द एलिमेंट्स AIJ बिलोंग टू ith रो एंड jth कॉलम। तो मैंने यहाँ पे क्लियर लिख दिया है कि AIJ जो पार्टिकुलर एलिमेंट ले रहे हैं हम वो ये IJ ये किसको बिलोंग कर रहा है? I कर रहा है रो को और J कर रहा है कॉलम को। तो इस तरह से अगर हम AIJ की बात करते हैं और I और J की अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि हमने 4 और 1 पुट की, I की वैल्यू 4 और J की वैल्यू 1, तो हम इसमें पार्टिकुलर एलिमेंट की फॉर्म में हम लिखेंगे A41। इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्थ रो का और फर्स्ट कॉलम का एक पार्टिकुलर एलिमेंट है। तो मैं समझ क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं MYN। तो यहाँ पर MYN का क्या चक्कर है ये समझो। हियर MYN इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? MYN ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ MYN जो है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, यानी MYN का मतलब क्या होता है कि हमने जो मैट्रिक्स प्रिपेयर किया है, मैट्रिक्स तैयार किया है, उसमें नंबर ऑफ रोज M होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स N होंगे। इसका एक फ़ायदा और है, अगर हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पता होते हैं तो उस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हमें पता लग जाते हैं। यानी अगर हमारे पास सपोज करते हैं कि हमारे पास अगर ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये दे रखा है 4/3 का, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स बी 4/3 इक्वल्स टू 12, यानी उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 4/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 12। आइए इसके टाइप समझ लेते हैं।
इसमें फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। तो इसमें हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होती है उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो किसी भी रो मैट्रिक्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, A = AIJ 1/n। यहाँ पर 1/n का मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज होगी वो 1 होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी पॉसिबल हैं। अगर इसको हम जनरल फॉर्म में देखते हैं तो जनरल फॉर्म हमारे पास इस तरह से आती है, A11, A12, A13 ... A1n। इसका मतलब क्या है, इसमें हम देखते हैं कि इन एलिमेंट्स को हमने अरेंज कर रखा है रो में। यहाँ पे एक ही रो है तो इस वजह से इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा, और इसके साथ में नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो n आएंगे, तो 1/n से इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 7 9 -5, इस तरह से देखते हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज हैं वो सिर्फ 1 है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ये इसमें 4 हैं। तो ये R1 है, लेकिन इसमें हम देखते हैं ये C1, ये C2, ये C3 और ये C4। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 4 हैं और नंबर ऑफ रोज 1 है। तो इस तरह से इसका जो ऑर्डर होगा वो 1/4 का होगा। तो इस तरह के जितने भी मैट्रिक्स होते हैं उनको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका जो दूसरा टाइप है वो है कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा और नंबर ऑफ रोज कितनी भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, तो उसको बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A = AIJ M/1 से। M/1 का मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी भी पॉसिबल है, लेकिन नंबर ऑफ जो कॉलम्स होंगे वो सिर्फ 1 होगा। अगर इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, A11, A21, A31, इस तरह से लास्ट एलिमेंट इसमें दे रखा है M1। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ 1 2 3 ... m तक है, यानी ये जो पहला वाला जो डिजिट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो इसमें हम देखते हैं कि जितने भी लास्ट वाले डिजिट हैं वो 1 1 1 है, यानी ये सिर्फ एक ही कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, उन एलिमेंट्स को हम -3 -2 8 4 5 इस तरह से अरेंज कर रखा है। तो इस तरह के अरेंजमेंट हम देखते हैं कि ये नंबर ऑफ रोज हैं और ये नंबर ऑफ कॉलम है। तो ये जो नंबर ऑफ कॉलम है वो सिर्फ एक ही है, यानी इसको C1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5। तो यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ रोज वो 5 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 1 है। तो इस तरह से 5/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। हमारे पास अगले 2 टॉपिक्स हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M/n हैविंग n > m। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास M/n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा होते हैं, यानी n > m। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ जो कॉलम्स होंगे वो नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा होंगे। उस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इस तरह से। तो यहाँ इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये C1, ये C2, ये C3 और ये C4। तो इसका जो ऑर्डर बनता है वो रो बाई कॉलम से बनता है, यानी रो इसमें 2 दे रखी हैं और कॉलम्स इसमें दे रखे हैं 4। तो यहाँ हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से स्मॉलर हैं, तो इस तरह से इसका जो नाम होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगला हमारे पास वर्टिकल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M/n हैविंग m > n। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास M/n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा होती हैं, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं हमने कुछ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रखा है इसमें। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 और ये R4। यहाँ पर ये C1 है और ये C2 है।
तो यहाँ हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रोज हैं वो 4 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 2 हैं। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 4/2 का है। तो इसको हम गौर से देखते हैं तो m ग्रेटर देन n वाली कंडीशन इसमें बन रही है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा हैं, तो इस तरह के जो मैट्रिक्स को बोलते हैं हम वर्टिकल मैट्रिक्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो कहने का मतलब ये होगा m की वैल्यू n की इक्वल होगी और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे a = aij m/m। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स वो इक्वल लेंगे। तो इसमें जो ऑर्डर होंगे वो 1/1 के, 2/2 के, 3/3 के, 4/4 के इस तरह से आएंगे। हमने 3/3 का एक ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है, इसके जो एलिमेंट्स हमने इस तरह से अरेंज कर रखे हैं, यानी 3 रोज और 3 कॉलम्स अरेंज कर रखा है। तो इस वजह से इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/3 का होगा। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो इनको हमने इस तरह से अरेंज किया है। तो इस अरेंजमेंट में हमने देखा ये R1 है, ये R2 और ये R3 और ये C1, ये C2 और ये C3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं। तो इस तरह से इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/3 का होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ रहा है। कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो मैं उन टर्म्स को अभी क्लियर किए दे रहा हूँ। कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है इसका। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पहले से नॉलेज रख लेंगे तो बाद में प्रॉब्लम कम क्रिएट होगी। तो पहली प्रॉपर्टी है इन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एलिमेंट्स a11, a22, a33 आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, 3/3 का ले रखा है हमने फिलहाल, तो इसमें जो a11, a22, a33 ये जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी यहाँ पर कंडीशन ये है कि i की वैल्यू j के इक्वल होगी। कोई भी हम पार्टिकुलर एलिमेंट इसमें से सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर i की वैल्यू j के इक्वल होगी, तो उसको बोलते हैं हम डायगोनल एलिमेंट्स। यहाँ पर जैसे ये वाला एलिमेंट है तो यहाँ पर i और j की वैल्यू सेम है। यहाँ पर हम देखते हैं कि i और j की वैल्यू सेम है, यहाँ पर हम देखते हैं कि i और j की वैल्यू सेम है। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको बोलेंगे हम डायगोनल एलिमेंट्स। इसके अलावा द लाइन along which the diagonal elements lie is called प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि ऐसी लाइन जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स लाई होते हैं या फॉल होते हैं उसको बोलते हैं हम लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल। तो यहाँ हम देखते हैं को ये जो बनेगा पार्ट इसमें ये होगा प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल। डायगोनल ये भी है लेकिन इसको हम प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल नहीं बोलेंगे, इसका कोई यूज़ भी नहीं है। फिलहाल हम जो यूज़ करते हैं मैट्रिसेस में वो सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल्स का ही यूज़ करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स की जो अगली प्रॉपर्टी है वो है इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स द पेयर ऑफ एलिमेंट्स aij एंड aj आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। यहाँ पर बात हो रही है aij को हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, जैसे 3/3 ऑर्डर का है तो इसको अगर हम a21 एलिमेंट ले लेते हैं, यानी i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर aj बनेगा वो बनेगा a12। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि aij का जो कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा वो aj होगा, यानी a21 का जो कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा वो a12 होगा। इसमें समझते हैं जैसे कि a21 है तो i और j को अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो हमें a21 की जगह पे a12 मिलेगा, तो इसका जो कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा वो a12 होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि a31 को अगर रिवर्स कर लेते हैं तो a13 मिलता है, तो a13 का जो कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा वो a13 होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर है a32
A32 को हम रिवर्स कर लेते हैं, हमें A23 मिलता है। तो इसका जो कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा वो इस तरह से होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड अगली प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का हम ट्रेस किस तरह से फाइंड करते हैं। इसको समझ लेते हैं। द ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड टू बी द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दे रखा है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनके सम को हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स का हमें ट्रेस निकालना है तो ये जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सब का हम सम फाइंड करेंगे। तो 1 + 4 + 7 यानी 12। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रेस फाइंड करना है तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सबको हम ऐड कर लेते हैं। जो आंसर आता है वो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस होता है। हमारी अगली प्रॉपर्टी में शामिल है नॉर्मल ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, उसका हमें नॉर्मल फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनके स्क्वायर्स का जो सम करते हैं और उसका फिर स्क्वायर रूट लेते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी नॉर्मल इज द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमारे पास 3x3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, इसका हमें नॉर्मल फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं तो इन 9 एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम फाइंड करेंगे, उसका करेंगे फिर स्क्वायर रूट फाइंड। तो वो जो आंसर आएगा वो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नॉर्मल का काम करेगा। तो यहाँ पर -1 स्क्वायर +2 स्क्वायर +5 स्क्वायर +3 स्क्वायर +1 स्क्वायर +-2 स्क्वायर +7 स्क्वायर +5 स्क्वायर +-3 स्क्वायर। तो यहाँ पे जितने भी 9 एलिमेंट्स हैं उन सब के हमने स्क्वायर्स किए, उन सब का सम फाइंड किया और जो आंसर आता है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, वही इसका नॉर्मल होगा। हमारे पास अगला टॉपिक है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स A = Aij m/m, यानी सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो डायगोनल मैट्रिक्स की हम बात करते हैं वो सबके सब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे जिसका ऑर्डर m/m का हो सकता है। इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। यहाँ पे इस बात पे भी ध्यान देना है हमें, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में हम पिछले उसमें बता चुके हैं। तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सबके सब 0 होंगे, यानी उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं Aij = 0 इफ i नॉट = j। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि A13 की बात करते हैं हम, तो A13 में ये i है और ये j है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि i नॉट = j, यानी i की वैल्यू j के इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 होगी। तो मैं समझता ये टॉपिक समझ गया होगा। तो इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो हमने 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ले रखा है। तो इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। 9 एलिमेंट्स में हम देखते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स इसमें बसते हैं उनको नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। और इन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे हम देखते हैं कि हर एलिमेंट इसका 0 है, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे 0 होते हैं उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग इट्स डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल, यानी ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये तो हमें मालूम है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे इक्वल आते हैं तो इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं हम डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है Aij की वैल्यू k, कि यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। Aij की वैल्यू k के इक्वल होगी अगर i
इक्वल्स टू जे। अगर i और j दोनों इक्वल हैं, जैसे i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू 1 होगी, यानी a11 जो होगा वो एक रियल नंबर होगा। इसके अलावा a22 की बात करते हैं तो a22 भी वही वाला रियल नंबर होगा, a33 की बात करते हैं तो वही वाला रियल नंबर होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि aij की वैल्यू 0 के इक्वल होगी अगर i j के इक्वल नहीं है, यानी i और j दोनों डिफरेंट हैं, तो उस कंडीशन में i aj की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है हमने, 3x3 ऑर्डर का है। तो यहाँ पर ये a11 है, ये a11 है, सॉरी a22 है और ये a33 है। तो यहाँ हम देखते हैं ये तीनों के तीनों डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स तीनों के तीनों सेम है, यानी जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ होगा, वही नंबर यहाँ पर होगा, यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं सारे के सारे इक्वल होंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब के सब 0 होंगे। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। आइए अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ, अगर कोई हमें डायगोनल मैट्रिक्स दे रखा है तो वो उन्हीं कंडीशंस में आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स होगा अगर aij वो 1 के इक्वल है अगर i की वैल्यू j के इक्वल है, और aij की वैल्यू 0 के इक्वल होगी अगर i की वैल्यू j के इक्वल नहीं है। तो यहाँ इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब i की वैल्यू j के इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि a11, a22, a33 ये जितने भी होंगे इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होगी। और इसके अलावा जहाँ पर i की वैल्यू j के इक्वल नहीं है, जैसे a12, a13 और भी ले सकते हैं a21, a23, जहाँ पर i की वैल्यू j के इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में इन सारे के सारे एलिमेंट्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी। तो इसको हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं, m से भी डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पर m जो होगा वो उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल ले रखे हैं। यहाँ पर I1 यहाँ ये 1/1 ऑर्डर का है, I2 ये दे रखा है वो 2/2 ऑर्डर का है, I3 जो दे रखा है वो 3/3 ऑर्डर का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सब की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 के इक्वल है। ये a11 है, ये a22 है, ये a33 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, बाकी जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू 0 है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमारे पास अगला टॉपिक है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसमें 3 टाइप्स के दे रखे हैं, जिसमें से पहला टाइप होता है स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, अगर हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं a = aij m/m ऑर्डर का, तो यहाँ पर aij की वैल्यू 0 के इक्वल होगी अगर i = j होगा। i = j का मतलब आप समझ रहे हो, जब i की वैल्यू j के इक्वल होगी यानी ith रो और jth कॉलम अगर दोनों सेम होंगे, i की वैल्यू j की इक्वल होगी, तो उस कंडीशन में ये बन जाता है डायगोनल एलिमेंट्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे 0 होते हैं, उसको बोलते हैं हम स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, a = यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब के सब 0 हैं। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा उसको हम स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। बात करते हैं सेकंड पार्ट की, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसका जो लोअर वाला पार्ट है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब 0 होंगे। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स मिलेगा हमें उसको बोलेंगे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बात करते हैं इसकी, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऐसा मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके अपर वाला जो पोर्शन है यानी उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है उसके सारे सारे एलिमेंट्स अगर 0 के इक्वल आते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आइए कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये सबके सब डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अगर इनकी डिटेल में लिखना है इसको तो इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो d1, d2, d3 जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको हम इस तरह से लिखेंगे और इसके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 लिखेंगे।
इसमें दो कंडीशंस और हैं। इफ़ D1 D2 D3 इक्वल्स टू K, अगर D1 D2 D3 की वैल्यू यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इन सब की वैल्यू अगर हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है जीरो को छोड़कर, तो उसको बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। यानी डायगोनल एलिमेंट्स जितनी भी होते हैं अगर उन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। बात करते हैं इसकी, अगर D1 D2 D3 की वैल्यू 1 के इक्वल है, यानी जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब के सब 1 की फॉर्म में दे रखे हैं, तो उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइए देखते हैं आगे। अगर हमारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स दे रखा है, उस डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरो हमें फाइंड करने हैं, यानी उस डायगोनल मैट्रिक्स में हमें कम से कम कितने जीरो की जरूरत पड़ेगी उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है। अगर हमारे पास n ऑर्डर वाला यानी n बाई n ऑर्डर वाला का एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर उसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1, इससे हमें नंबर ऑफ जीरोस मिल जाएंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज करो कि हमें 3x3 ऑर्डर का एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है, तो उसके लिए कितने जीरोस की जरूरत पड़ेगी, तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, क्योंकि हमने ऑर्डर 3 का लिया है तो इसमें n की वैल्यू 3 लेंगे, 3 इंटू 3 माइनस 1 यानी 3 इंटू 2 यानी 6। कहने का मतलब हुआ अगर हमें 3x3 ऑर्डर का एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है तो हमें कम से कम 6 जीरोस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला टॉपिक है हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस हम किस तरह से फाइंड करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, जहाँ पर n मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। सपोज करते हैं कि हमारे पास 3x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, वो हमें बनाना है, तो उसमें कितने जीरोस हम इस्तेमाल करेंगे कम से कम, तो उसके लिए नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए फॉर्मूले में हम n की वैल्यू 3 पुट कर लेंगे, तो जगह 3 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 2 यानी 3 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी 3। तो कहने का मतलब हुआ कि हमें कम से कम 3 जीरोस का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर हमें 3x3 ऑर्डर का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। तो हमारा अगला टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस दे रखे हैं तो वो कब इक्वल होंगे। सपोज करते हैं हमारे पास A और B दो मैट्रिसेस इस फॉर्म में हमें दे रखे हैं। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि बोथ हैव सेम ऑर्डर, यानी जो दो मैट्रिसेस जिनको हमें इक्वल करना है वो दोनों के दोनों सेम ऑर्डर के होनी चाहिए, यानी दोनों का ऑर्डर सेम होगा। इसके अलावा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी दोनों मैट्रिसेस के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये दो कंडीशन हैं जिनके लिए हमें इसको समझना पड़ेगा। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। अगर ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है 3 2 1 5 6 9, बी कोई दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है एक्स वाई जेड ए बी सी, तो हमने देखा कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/2 का है, सॉरी 2/3 का है, और इसका ऑर्डर भी 2/3 का है। तो हम देखते हैं कि दोनों के दोनों जो मैट्रिक्सेस हैं वो सेम ऑर्डर के हैं। इफ ए इक्वल्स टू बी, अगर ए की वैल्यू बी की इक्वल आती है तो ये तभी पॉसिबल है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके इस एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी A11 जो होगा इसके B11 के इक्वल होगा, A12 होगा जो वो B12 के इक्वल होगा, इसी तरीके से A13 जो होगा वो B13 के इक्वल होगा। इसके अलावा जो A21 है वो B21 के इक्वल होगा, A22 है वो B22 के इक्वल होगा, और इसी तरीके से A32 है वो B32 के इक्वल होगा। कहने का मतलब x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 2 होगी, z की वैल्यू 1 होगी, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 9। तो इस तरह से हम देखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं तो इस कंडीशन को अगर हम अप्लाई कर सकते हैं।